हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल रेडियोग्राफर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस एमआरआई फिजिक्स की जो सीरीज है, जहां पे हम बेसिक से लेके प्रो एक साथ मिलके बनने वाले हैं। तो आज उस सीरीज का आने वाला है लेक्चर 2, जिसमें कि अब गाइस थोड़ा सा आप लोगों को और तैयार और फोकस्ड होने की जरूरत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज से पहले हमने जिन भी टॉपिक्स को कवर करा है वहां पे हम लोगों को बहुत ज्यादा हमने सुपरफिशियली कवर करा है। लेकिन जब बात फिजिक्स की होगी तो गाइस थोड़ा सा फोकस बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा टर्म्स को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जो पुराने लॉज होते हैं उन सबको समझने के बाद ही इस एक कॉम्प्लेक्स एमआरआई फिजिक्स को हम लोग समझने में कामयाब हो पाएंगे। ताकि आज तक जब भी मैंने बहुत सारे मैं रेडियोग्राफर से मिला हूं, स्टूडेंट से मिला हूं, किसी मतलब मेरे को जितने भी लोग मिले हैं मैक्सिमम लोगों को एमआरआई फिजिक्स में लेके कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है। लेकिन मेरा इस सीरीज के पीछे बस एक ही मकसद है कि इस कंफ्यूजन को मैं बिल्कुल खत्म करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस को कुछ और करीब से, जैसा आप लोग स्क्रीन पर भी देख भी रहे होंगे क्या क्या टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो चलो एक बार आप लोग को समझा देता हूं, स्क्रीन पे लेके चलता हूं कि इस पूरी वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कैसे कैसे करके समझने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आ जाओ स्क्रीन पे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर आज हम इन सारे टॉपिक्स को समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज जिसमें कि हम लोग इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं, जिसमें कि मैं इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूं कि बेसिकली एमआरआई सीटी और एक्सरे से डिफरेंट क्यों है, क्या ऐसा कुछ अलग है एमआरआई के अंदर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर ऐसा क्या डिफरेंट है, इंट्रोडक्शन के अंदर बताऊंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, धीरे धीरे इस वीडियो में और आगे चलते चलते आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों एमआरआई के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम्स का इतना ज्यादा स्पेशल रोल है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो इस पूरी वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप समझते जाओगे, तो इसलिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अब बात आती है मोशन इन एटम। तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी। तो उसके अंदर मोशन ऑफ एटम की भी बात होगी कि एटम के अंदर किस किस तरीके के मोशन देखने को मिलते हैं। अब जब बात एटम की हो जाएगी, स्ट्रक्चर की हो जाएगी, मोशन की हो जाएगी, तो एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई यानी कि वो न्यूक्लियाई जो हमें इमेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। कंफ्यूज मत हो, बेसिक एक सुपरफिशियल आपको वो दे रहा हूं, कंफ्यूज मत हो। अभी जब हम लोग डिस्कशन करेंगे ना सब चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगी। बट ये है कि आप लोग अब इतनी सारी चीजें स्क्रीन पे देख के कंफ्यूज ना हो, इसलिए अभी मैंने जस्ट सोचा है, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं इनको अभी ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, सोचा था स्टेप बाय स्टेप करूंगा। बट अभी मेरे को लग रहा है कि मुझे आपको इन पे थोड़ा सा सुपरफिशियली आपको चीजें बतानी चाहिए ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। और द हाइड्रोजन न्यूक्लियस, जो कि बहुत मेन और इम्पोर्टेंट जो है आपका रोल प्ले करने वाला है, जो क्या है, हाइड्रोजन एटम का बहुत इंपॉर्टेंट और मेन रोल इसमें वो रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं, जब हम यहाँ पे ये सारी बातें कर लेंगे तो अब इसके बाद जो हाइड्रोजन एटम रहेगा, अब उसका अलाइनमेंट कैसे होगा, प्रिसेशन क्या होता है, डिस्कस करेंगे इस पे हम लोग। लार्मर इक्वेशन क्या होती है, लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एमआरआई के अंदर का। इसको समझ अगर आप जाओगे तो आप एमआरआई को काफी मतलब छोटे छोटे ऐसे ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके दिमाग को और क्लियर करते जाएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में इसमें बात करूंगा। रेजोनेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमआरआई के अंदर आता है रेजोनेंस। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर रेजोनेंस है, जो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो शायद अभी तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जहां स्किप करोगे गाइज वापस आके उस जगह आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी वीडियो की जो कड़ी है, जो आप लिंक समझते हो इस तरीके से जुड़ी हुई कि आप एक चीज छोड़ोगे, इसमें से कोई भी एक टॉपिक मिस करोगे तो आगे मतलब आप समझ तो जाओगे। ओवर एंड ऑल मैं कोशिश करूंगा कि आप समझ तो जाओगे, बट ओवर एंड ऑल आप क्या नहीं कर पाओगे, आप चीजों को कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं कर पाओगे। जितनी मैंने इसके पीछे वीडियो के पीछे जो मेरी प्रिपरेशन है, कॉन्सेप्ट करना, क्लियर करना, वो शायद आप लोगों के पूरे ना हो पाए। ठीक है, तो अब हम लोग रेजोनेंस के बाद बात करेंगे एमआर सिग्नल की, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जब हो जाता है तो फिर आ जाती है इमेजिंग, और इमेजिंग के अंदर आता है एमआर सिग्नल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एफआईडी यानी कि द फ्री इंडक्शन डीके की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी समझाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। फिर रिलैक्सेशन पे बात करेंगे, जहां पे कि बेसिकली जिस टाइम हम लोग इमेजिंग या जिस टाइम पे हम लोग सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होते हैं, और रिलैक्सेशन का ही पार्ट होता है टी वन रिकवरी, टी टू डीके। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पल्स टाइमिंग पैरामीटर्स यानी कि पल्स सीक्वेंस के बारे में भी बात करने वाले हैं दोस्तों।
तो चलो चलते हैं, अब वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं, कोशिश करेंगे कि इजी से इजी वे में आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलो दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, और इंट्रोडक्शन क्या रहने वाला है। बेसिकली आप लोगों ने नोट्स देख लिए हैं, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे आए हैं तो वो समझ चुके हैं कि देखो मैंने जो बताया था आपको कि नोट्स से आपको पूरा जो ये है मैं नोट्स के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। हालाँकि मैं नोट्स से पढ़ाऊँगा नहीं, नोट्स आपको अवेलेबल कर दूँगा, पढ़ाऊँगा मैं अपने वे में, बट नोट्स क्या होते हैं कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, थोड़ा डिटेल्ड होता है। इतने डिटेल्डली मैं अगर आपको समझाऊँगा तो चीज़ें कन्फ्यूज़ हो सकती है। मैं आपको समझाऊँगा चीज़ें ईज़ी करके, ठीक है? तो अभी इंट्रोडक्शन में हम बस इतना समझते हैं कि आखिर एमआरआई, एक्स-रे और सीटी से अलग क्यों है, ठीक है? तो एमआरआई एक्स-रे और सीटी से अलग इसलिए है, बेसिक आप इतना सा समझ लो कि एक्स-रे और सीटी के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं रेडिएशन का, ठीक है? एमआरआई के अंदर हम किसी भी तरीके का रेडिएशन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? आप लोगों को समझ आ गया हो कि एमआरआई के अंदर हम लोग किसी भी तरीके की रेडिएशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को क्लियर कर लो, किसी भी तरीके का रेडिएशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कट एंड क्लियर है कि एमआरआई इसलिए सीटी और एक्स-रे से अलग है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएँगे क्योंकि हमें एमआरआई को समझना है। तो आखिर अगर हम एमआरआई में रेडिएशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो किसका यूज़ कर रहे हैं? तो हाँ दोस्तों, इन 3 शब्दों में पूरी एमआरआई की फिजिक्स को मैं अभी समझाऊँगा इंट्रोडक्शन के अंदर, पूरी एमआरआई की फिजिक्स को, ठीक है? तो जो हम लोग एमआरआई के अंदर यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक। अब देख रहे हो एमआरआई, ठीक है? बहुत क्लियर है, एम, आर और आई। तो एम का मतलब हम लोग समझेंगे, नाम से क्लियर करेंगे फिजिक्स को, नाम से क्लियर, ठीक है? एम का मतलब मैग्नेटिक, यानी कि हम लोग इसमें किसका यूज़ कर रहे हैं? मैग्नेट का। ये आप लोग देख रहे हो, आपके सामने सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है एक। किसका यूज़ कर रहे हैं? मैग्नेटिक का। तो अब आपको समझना ये है, एमआरआई के अंदर हम लोग इमेजेस क्रिएट करने के लिए मैग्नेट का यूज़ करते हैं, और किसी तरीके का रेडिएशन का, आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं करते हैं। पेशेंट की जो ह्यूमन बॉडी जो हमारी होती है, उसके अंदर से ही सिग्नल्स रिसीव करते हैं, सिग्नल्स जनरेट करवाते हैं एमआरआई के अंदर। तो इसीलिए ये सेफ फॉर रिपीट यूज़ भी माना जाता है एमआरआई। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एमआरआई में एम का जो मतलब है, एम का क्या मतलब है? मैग्नेट। तो एमआरआई के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैग्नेट, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैग्नेट। अगर मैग्नेट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो हम जो इसके अंदर रेजोनेंस करवा पा रहे हैं, आर। अब बारी आती है आर की। एम का आप समझ गए, एम का मतलब है मैग्नेट, और आर का मतलब है रेजोनेंस। रेजोनेंस यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर से मैंने आपको बताया, जो ये देखो प्रोटॉन्स हैं, है ना, एटम्स हैं, जो क्या रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, हम इन्हें क्या करते हैं, जो हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड से ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, हम इनकी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, एक्साइट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये एनर्जी जो बढ़ाई जाती है, जो एनर्जी में हम लोग चेंजेस लेके आते हैं, तो यही होता है आपका प्रोसेस। क्या होता है? रेजोनेंस का प्रोसेस होता है। तो हम ह्यूमन बॉडी में, जो मैंने आपको बताया था एटम के बारे में, हमें क्यों समझना पड़ेगा, तो उनके क्या करते हैं हम लोग एटम की, आप अभी बेसिकली इतना समझो कि एटम की जो एनर्जी होती है उसे इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो उस सारे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। और जब आपने मैग्नेट का यूज कर लिया ह्यूमन बॉडी के अंदर, आपको पता है देखो ह्यूमन बॉडी भी किससे मिलके बनी हुई है? एटम से। कोई भी चीज है वो एटम से मिलके बनी हुई है, ठीक है? ये तो बेसिक सा क्लियर है। तो जब हमने मैग्नेट का यूज कर लिया, एटम की एनर्जी बढ़ा दी, तो उन सब से मिलने वाले जो सिग्नल्स होते हैं, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? वो जो सिग्नल्स होते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं इमेज में, तो जिसे हम कहते हैं इमेजिंग। तो बेसिकली प्रोसीजर क्या है? मैग्नेट का यूज किया, मैग्नेट के यूज से रेजोनेंस करवाया, रेजोनेंस करवाने के बाद जो सिग्नल मिले उसको हमने इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं, देखो रिसीवर कॉयल, बॉडी कॉयल, ग्रेडियंट कॉयल, ठीक है? तो ये बहुत सारी ये डिटेल्ड चीजें, लेकिन आपको बेसिकली क्या करना है? मैग्नेट का यूज किया, मैग्नेट ने रेजोनेंस करवाया, मैग्नेट का यूज करके, ठीक है, हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेजोनेंस, आर से रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज किया, और उसके बाद हमने उसे इमेज में कन्वर्ट कर दिया। तो शायद यहाँ तक आप लोग अभी अब समझ चुके होंगे कि भाई जो बेसिक कहानी है वो कहानी यही है कि हम लोग किसका यूज करेंगे? मैग्नेट का यूज करेंगे। मैग्नेट का यूज करके हम लोग जो क्या कहते हैं, आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एटम है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होंगे, उन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी देंगे और उनके अंदर रेजोनेंस करवाएंगे, ठीक है? और रेजोनेंस करवाने के बाद
जो हमें सिग्नल्स रिसीव होंगे उनको हम इमेजेस में कन्वर्ट करेंगे, किसका यूज करके, ये सारे सिस्टम्स का यूज करके, जो भी लगे हुए हैं मैग्नेट का यूज करके, और यहाँ पे हम रेजोनेंस करवाया, रेजोनेंस से हमने इमेजेस कन्वर्ट करी। तो MRI के जो तीनों वर्ड्स हैं आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, आपको समझ आ गया होगा गाइस, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं आप आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यूज किसका करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं एटम्स का। इसका यूज करने वाले हैं, तो एटम्स का यूज करने वाले हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सारी चीजें जो होती हैं किससे मिलके बनी हुई होती है, एटम्स से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अब बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। जैसे मैंने आपको बताया कि एमआरआई के अंदर हम लोग मैग्नेट का यूज करके जो रेजोनेंस कराते हैं एटम्स के अंदर कराते हैं, और हमारा सेकंड टॉपिक भी था एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अब समझेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम्स के क्या यूज होते हैं। बेसिकली पहले हम समझते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को, उससे पहले थोड़ा सा एटम के बारे में समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ एटम्स आपने पढ़ लिया यहाँ पे कि जो सारी चीजें हैं वो बनी हुई होती है, किससे बनी हुई होती है, एटम्स से मिलकर बनी हुई होती है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी भी होती है वो भी एटम से मिलकर बनी हुई होती है। तो अब बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो एटम के स्ट्रक्चर की आप लोग बात करेंगे, तो अगर कोई एटम होता है तो उसके अंदर देखो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। देखो जो मैंने गोला लगा दिया ये न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्लस प्रोटॉन होते हैं। ये तो बात हो गई एक एटम के स्ट्रक्चर की। और इसके पास होते हैं ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके जो ऑर्बिट में आप देख रहे हो, ये ऑर्बिट में आप इसके देख रहे हो, ये सब कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये ऑर्बिट में जो सब कुछ है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप लोग स्ट्रक्चर को समझ गए, इस तरीके से एटम होता है, एटम के अंदर ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन है, और ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसके बाहर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में है, ठीक है। बेसिकली आप इतना सा समझो कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को इतनी चीज क्लियर हो चुकी होंगी, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को बेसिकली नोट्स के साथ आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप नोट्स के साथ जाएंगे आराम से, बट हम लोग अभी जो फोकस करेंगे हम चीजों को इजी करने में फोकस करेंगे, मैंने आपको बता दिया। तो बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको इतना ही समझना है, ठीक है। आप इतना समझ गए। अब एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं आपको जो समझनी बहुत जरूरी है एटम के बारे में, वो होता है एटम को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। देखो एटम को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं आपका एटॉमिक नंबर से, मास से, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं एटम को कैरेक्टराइज करने के। तो देखो बेसिकली हम लोगों को समझना क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो एक तो हो गया आपका एटॉमिक नंबर और दूसरा हो गया मास नंबर, ठीक है। तो हमें दो चीज समझनी है। जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो उसका क्या मतलब है, सम ऑफ प्रोटॉन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, उन सब का जोड़, यानी कि टोटल प्रोटॉन्स जो होंगे उनका नंबर ही क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर होगा। अब यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आती है बात आपके मास नंबर की। देखो ये है मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल टू मास नंबर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गए आप लोग कि जो न्यूक्लियस के अंदर सम ऑफ प्रोटॉन होगा वो तो होगा आपका एटॉमिक नंबर, और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होगा वो होगा आपका मास नंबर, ठीक है। तो ये चीज समझनी जरूरी है इसमें बहुत ज्यादा। एक और चीज हम एटम के अंदर समझेंगे, वो आएगा आपका आइसोटॉप्स, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है एटॉमिक नंबर की, हम लोगों ने बात कर ली है मास नंबर की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज की हम लोग बात करने वाले हैं, वो रहती है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी कि एटम्स, यानी किसी एलिमेंट के जो एटम्स हैं
एटम्स ऑफ एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि उनके जो, देखो कोई एलिमेंट है, उसके जो भी ये एटम्स है, उनके जो प्रोटॉन्स के नंबर है वो तो रहेंगे सेम। एलिमेंट के जो जो एटम्स हैं, जो भी एटम्स मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं, उसके जो प्रोटॉन्स के नंबर है वो तो सेम रहेंगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन के नंबर तो इन एक एलिमेंट के एटम्स के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट जो न्यूट्रॉन्स के नंबर रहेंगे वो रहेंगे डिफरेंट। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, बताओ जल्दी से यार, उसे हम लोग कहेंगे आइसोटोप। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोगों ने जो एटम को है अच्छे से समझ लिया है। ज्यादा डिटेल में आप लोगों को इस जो नोट्स जिस है यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग पढ़ पा रहे हो, इसका पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, इसमें है जैसे अभी और इंपॉर्टेंट चीज देखो, प्रोटॉन्स जो होते हैं मैंने पहले बता दिया आपको, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल आपको याद रखना, न्यूट्रॉन्स है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, पी से पॉजिटिव, एन से न्यूट्रल, और आपका ई से जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो बचता है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब लोग देख लो, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाई मोशंस इन एटम। ये बात करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि जो ये पूरी अब जो फिजिक्स है एमआरआई की, वो एटम के मोशन पे ही डिपेंड करती है। पूरी एमआरआई की फिजिक्स किस पे डिपेंड करती है, मोशन ऑफ एटम पे डिपेंड करती है गाइस। अगर मैं चाहता तो आपको ये एटम वाले टॉपिक को इतना डिस्कशन ना भी करता, मैं डायरेक्टली जो आपका हाइड्रोजन एटम है जिसको हम लोग एमआरआई के अंदर यूज करते हैं मैक्सिमम, है ना, जो एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, उसके वहां से इसको पिक करता। क्योंकि बहुत मतलब मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे या मैक्सिमम वीडियोस के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ये एटम को लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसके सवाल मन में होता है कि क्यों केवल हाइड्रोजन, क्यों ऑड नंबर, क्यों, है ना। तो ये सारे सवाल आप लोगों के लिए ना रहे, इसलिए मैंने पूरे एटम को आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है और एक शॉर्ट ब्रीफ दिया। चीजें बहुत डिटेल्ड थी मेरी, बट मैं नहीं चाहता कि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाए और आप लोगों के लिए खिचड़ी भी बन जाए। मैं बेसिक स्टेप टू स्टेप हम लोग चलें, और स्टेप टू स्टेप आपको समझने में जिससे बहुत आसानी मिलेगी कि भाई हम लोग एटम जो ये होता है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग एटम के अंदर जो स्पिन होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी आपने जो देखा था, देखो ये एटम है। ठीक है, वापस आ जाते हैं इसी पेज पे, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मोशन इन एटम क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन्स स्पिन कर रहे हैं अपने एक्सिस पे। स्पिन क्या होता है, देखो मैं आपको स्पिन समझाता हूँ। ये माना कोई एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है, तो ये जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये इसी पे रोटेट कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, स्पिन करना कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पिन, आगे बहुत यूज करूंगा, इसलिए कह रहा हूं कि समझ लो। अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा, इसके इधर उधर कहीं नहीं जा रहा, यहीं घूमे जा रहा है, तो ये होता है स्पिन। तो एटम के अंदर एक मोशन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो मैंने बताया, देखो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, अपनी ही जगह पे घूम रहे हैं। समझ गए क्लियर, कि ये आपका अपनी ही जगह पे स्पिन कर रहा है, ऑर्बिटिंग जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी जगह स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मोशन है इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, इसको भी समझ लो। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे तो स्पिन कर रहे हैं, बट अपनी जगह पे स्पिन करते करते साथ ही साथ ऑर्बिट का भी चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ऑर्बिट का भी चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बचती है तीसरी चीज, न्यूक्लियस इटसेल्फ। ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। न्यूक्लियस यानी कि जिसके अंदर क्या है, आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये दोनों भी अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। तो एटम के अंदर ये सारे मोशंस होते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा है, और स्पिन के साथ साथ क्या कर रहा है, न्यूक्लियस का चक्कर भी लगा रहा है। ठीक है, इतना समझ जाओ आप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझनी बहुत जरूरी थी। ठीक है, अब देखो
अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो ऑड मास नंबर, ठीक है, जो एमआर के लिए, ठीक है, अभी हम लोग एक इतना सा डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर मास नंबर पढ़ा, ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को हम लोग डिस्कशन करेंगे, मास नंबर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है मास नंबर। अभी यहाँ पे इतना समझेंगे, आगे नहीं जाते, ज्यादा मास नंबर को वाले टॉपिक को समझेंगे। एक आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। इन दोनों के नंबर्स का जो प्लस सम होगा वो क्या होगा, मास नंबर। अब अगर वो क्या होगा, ऑड ना इवन होगा, तो इवन होगा का मतलब क्या होगा कि आधे तो उसमें होंगे न्यूट्रॉन और आधे होंगे प्रोटॉन। तो भाई न्यूट्रॉन अपनी डायरेक्शन में घूमेगा, प्रोटॉन अपनी डायरेक्शन में घूमेगा, और ये दोनों किसके अंदर घूमेंगे, न्यूक्लियस के अंदर घूमेंगे। तो इन दोनों का जो फोर्स होगा ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का नेट स्पिन क्या होगा, नेट स्पिन इक्वल टू जीरो। क्या होगा नेट स्पिन, नेट स्पिन जीरो हो जाएगा न्यूक्लियस का, जो कि हमें ऐसा नहीं चाहिए। भाई हमें तो जब स्पिन करेगा न्यूक्लियस तभी तो हम लोग सिग्नल जनरेट करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे समझेंगे। बट यहाँ पे हमें स्पिन जो है, हमें मोशन जरूरी है एटम के अंदर, इसलिए हम लोग चूज करेंगे यहाँ पे ऑड मास नंबर। ऑड मास नंबर यानी कि या तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे या तो न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे न्यूक्लियस के अंदर, या तो न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे या तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे, और जो भी एक चीज ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस क्या आपका मूवमेंट करेगा, जो भी एक चीज ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा एंगुलर एंगुलर मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखो मैग्नेटिक जो देखो आपका, व्हेन न्यूक्लियस हैज ऑड मास नंबर द स्पिन डू नॉट कैंसल ईच आउट। भाई जब दो चीजें बराबर नहीं है तो कोई एक ज्यादा है, तो जब दो चीजें बराबर हैं तो जो हम फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट हो जाता है फोर्स, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। इसमें होगा आपका जिस जो इसमें होगा क्या होगा, इवन नंबर का जो ये होगा, ठीक है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हो, जिस इसके अंदर लिखा होगा कहीं इवन नंबर के जो ये आपका जो मास नंबर होगा, जो जब ये इवन होगा तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इवन मास नंबर, हाँ ये लिखा देखो, इवन मास नंबर द स्पिन कैंसिल आउट ईच अदर्स फोर्स, क्योंकि दो बराबर लोग ताकत लगाएंगे, एक रस्सी है और दो बराबर लोग हैं, दो 80-80 किलो के लोग हैं, दोनों में बराबर ताकत है, तो रस्सी कहीं भी नहीं जाने वाली। लेकिन अगर एक वहीं पे 40 किलो एक का वजन है, एक का वजन 60 किलो है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ रहा होगा कि किसी ना किसी तरफ हमारा जोर ज्यादा लगने वाला है। तो एक इसी तरीके से न्यूक्लियस जो है उस पे क्या हो जाता है, जो मोमेंटम मिलता है उसे एंगुलर मोमेंटम मिलता है, ठीक है, तो वो स्पिन करता है, वो नेट नेट स्पिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेगा हमारा, व्हेन न्यूक्लियस इज ऑड मास नंबर द स्पिन डू नॉट कैंसल ईच अदर आउट, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। एज प्रोटॉन प्रोटॉन हैव चार्ज, न्यूक्लियस विद ऑड मास नंबर हैज नेट चार्ज एज वेल नेट स्पिन, ठीक है। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे तो कुछ होता नहीं है। तो अब प्रोटॉन भी होंगे उसके अंदर, और उसके अंदर क्या होगा, चार्ज भी होगा। सबसे बड़ी बात क्या होगी, जो अब ये जो आपका ऑड मास नंबर होगा इसके अंदर चार्ज भी होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है, और इसके पास स्पिन भी होगा। इसके पास मतलब नेट स्पिन इसका जीरो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये घूम नहीं रहा होगा, ठीक है, ये स्पिन करेगा अपनी जगह पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है, काफी बारी अभी इसका नम यूज आएगा, अभी आगे भी मैं आपको समझाऊंगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ होता है उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, मूविंग अनबैलेंस्ड चार्ज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। यानी कि देखो जब जब कोई एटम मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग ही आप मान लो, अनबैलेंस्ड भी लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम है तो अनबैलेंस ही आप उसे समझेंगे। मूव वो कर रहा है, ठीक है, और चार्ज्ड है। तो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये जब स्पिन कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन है इसके अंदर, ये प्रोटॉन है, और अब ये मूव कर रहा है। तो जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा है, एक तो चार्ज है और दूसरा मूव कर रहा है, तीन जो आपके मोशंस होते हैं, एक तो ये स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, एक ये चार्ज्ड है।
तो तीसरा जो चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एटम जो होगा हमारा किसका, जो हमारा ऑड मास नंबर का एटम होगा वो बिहेव करेगा एक छोटे चुंबक की तरह, इट विल बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, अराउंड, देखो ये क्या करेगा, मूविंग अनबैलेंस चार्ज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज द वेक्टर द सम ऑफ ऑल मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द प्रोटॉन न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, मैंने आपको जो चीज बता दी है बेसिकली, अभी अभी ये चीज आगे आएगी आपके। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये मूविंग पार्टिकल रहेगा, इसके अंदर चार्ज रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो अब हमें मेन चीज क्या बात करनी है, मेन चीज हमें बात समझनी है एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, जिसका कि मेन रोल है। एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई का क्या मतलब है, एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब है वो न्यूक्लियाई जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होते हैं, हमें अच्छे से अच्छे सिग्नल्स देते हैं और एक अच्छा मैग्नेटिक वेक्टर क्रिएट करते हैं, नेट मैग्नेटाइजेशन, अच्छा नेट मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करते हैं, जैसे ऊपर लाइन में लिखा हुआ था। ठीक है, देखो तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई आपका एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है या नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कौन अच्छे से अलाइन हो रहा है। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर टेंडेंसी टू अलाइन देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब ये बेसिकली एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई किससे हम लोग वो करेंगे कि क्या ये लोग मैग्नेटिक जो फील्ड है हमारा, जो हम हाई मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे, किसका, हाई मैग्नेटिक फील्ड का, हाई मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, हाई मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग यूज करेंगे उसके साथ ये अच्छे से अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये अच्छे से अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये इस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये क्या है, एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है या नहीं है। तो जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी, सॉरी लास्ट लाइन में बात करी थी, अकॉर्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो मैंने बात करी थी, देखो अब उस लॉ की बात आ जाती है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमें थ्री फोर्सेस बताता है। थ्री फोर्सेस क्या बताता है, मोशन, चार्ज और मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये देखो मोशन, मैग्नेटिज्म और चार्ज, और ये लॉ क्या बताता है कि ये जो तीन है, ये तीन जो चीजें हैं, ये तीन जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, अगर इनमें से कोई भी दो हैं, देखो इट स्टेट्स इफ टू दीज आर प्रेजेंट देन थर्ड इज ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर दो इसमें से प्रेजेंट है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है और आगे आपको समझनी है, क्योंकि जब हम आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी देंगे, ठीक है, जब हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी देंगे तो ये चीज आपको मैं और क्लियर आगे करूंगा। तो देखो अभी हम लोगों को यहाँ तक समझ आ गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है उसके हिसाब से तीन इंडिविजुअल फोर्सेज हैं, अगर इनमें से दो हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो जो एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होगा, आपको बात क्या समझनी है, जो एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होगा उस पर क्या होगा, एक तो देखो चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज होगा, दूसरा मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था कि वो ऑड मास नंबर होना चाहिए, तो ऑड मास नंबर होगा तो स्पिन करेगा, यानी कि मोशन होगा। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, इसमें से दो हैं, क्या है दो, एक तो नेट चार्ज है, एक तो नेट मतलब सॉरी एक चार्ज है और एक स्पिनिंग, इसके अंदर मोशन है। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया था कि मोशन होना चाहिए और चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, और मोशन क्या है, स्पिन करता है अपनी जगह पे, ऐसे ऐसे स्पिन, ये एक मोशन करता है, तो ऑटोमेटिकली एक्वायर कर देगा, क्या कर देगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, और अलाइन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि भाई जो मैग्नेट है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, आपको बेसिकली इतना समझना है। तो जब हमारा एटम एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो अभी हमारा इंटरनल अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है बॉडी के अंदर, इंटरनल है, इंटरनली हमारा हाइड्रोजन एटम बिहेव कर रहा है एक छोटे से चुंबक की तरह, छोटे से एक टाइनी मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए ये क्या हो जाएगा, एक एक्टिव न्यूक्लियाई हो जाएगा, यानी कि जो उसके साथ अच्छे से अलाइन भी होगा, जो उसे अच्छे से सिग्नल्स प्रोवाइड भी करेगा, जिसकी कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे एग्जांपल्स है जो एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है ऑड मास नंबर के साथ, आपका हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सोडियम है, फास्फोरस है, सारे के सारे इसके अंदर ये है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई आखिर राजा कौन है एमआरआई का, इन सब में राजा कौन है। देखो इतने सारे मैंने दिखा दिए,
ठीक है, इन सब में राजा कौन है अकॉर्डिंग टू द इंडक्शन, ये इसके कि हमारे पास ऐसा कौन सा एटम है जो अब हमें एक राजा की तरह यूज करेंगे, जो हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। तो गाइस अब चीजों को हम थोड़ा सा जल्दी इजी कवर करते हैं। अब हम लोग जो यूज करने वाले हैं क्लिनिकली हाइड्रोजन एटम को करने वाले हैं, तो डायरेक्टली मूव करते हैं स्क्रीन पे और हाइड्रोजन एटम को देखते हैं। ठीक है, देखो तो बात आ गई द हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड हाउ इट वर्क्स एज अ मैग्नेट। ये एक मैग्नेट की तरह कैसे काम करता है, अब हम लोग इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो जो प्रोटियम होता है, ठीक है, प्रोटियम होता है, हम लोग इसका यूज करने वाले हैं एमआरआई। जो एमआरआई सिग्नल्स हैं उसे जनरेट करने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, प्रोटियम का यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है, यानी कि क्या होता है, ये ऑड मास नंबर का वो है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और अच्छा एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एक एक्टिव जो ये होता है आइसोटॉप। अब हम लोग जो इसके बाद हाइड्रोजन एटम कहेंगे तो वो बात होगी प्रोटियम की। हाइड्रोजन का आइसोटॉप मैंने ऊपर भी समझाया था कि एक एलिमेंट के एटम्स जिनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है, तो वो आइसोटोप होता है। तो वही आइसोटोप का यूज इसलिए मैंने समझाया था ऊपर, क्योंकि अब इस पूरी एमआरआई के अंदर हम लोग बात करने वाले इसी आइसोटोप की। प्रोटियम का ही यूज हम लोग एमआरआई के अंदर इमेजेस जनरेट करने में करेंगे। बार बार हम हाइड्रोजन एटम कहेंगे, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये क्या करता है, इट कंटेन सिंगल प्रोटॉन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाई वी आर यूजिंग ओनली हाइड्रोजन। और भी बहुत सारे थे ना, ये और भी बहुत सारे थे, ये सब भी तो ऑड मास नंबर हैं, और भी बहुत सारे थे, बट हम लोग केवल क्यों हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं, इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो हमारी बॉडी में 70% 70% है वाटर, और वाटर यानी कि H2O, H यानी कि हाइड्रोजन। क्लियर हो गए? तो ये हमारी बॉडी में क्या होता है, काफी अबंडेंट होता है हाइड्रोजन एटम, काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, एक सॉलिटरी प्रोटॉन है जो रिलेटिवली लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट देता है। प्रोटॉन, इसके अंदर जो चार्ज प्रोटॉन होता है वो क्या करता है, अच्छे से हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है। देखो हमें बॉडी के अंदर क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन चाहिए, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन एटम के अंदर जो ये सॉलिडरी जो प्रोटॉन होता है, ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के अंदर से हमें प्रोड्यूस कराता है। बेसिकली जैसा सवाल रहता है ना सबका कि हाइड्रोजन ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो देखो मैंने हाइड्रोजन ही क्यों यूज करते हैं उसके क्या क्या रीजन आपको बता दिए। हाइड्रोजन हम इसलिए यूज करते हैं कि भाई एक तो देखो हाइड्रोजन के अंदर जो होता है एक प्रोटॉन होता है, क्या नंबर है आपका, ऑड मास नंबर है। दूसरा क्या है, बॉडी में अबंडेंट है। ठीक है, 70% वाटर है, 70% वाटर में हमें H2 हाइड्रोजन मिलता है। तीसरा क्या है कि सिंगल प्रोटॉन है, सॉलिटरी प्रोटॉन है, जो जो लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट्स हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब तीसरी चौथी चीज, भाई अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ के हिसाब से क्या है कि जब कोई मूविंग पार्टिकल होता है, जब कोई मूविंग पार्टिकल होता है और उस पर चार्ज होता है, तो वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास क्रिएट करता है, एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। तो अब हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, अपनी तरह एक चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इस पे क्या है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो पॉजिटिवली भी चार्ज है, वो स्पिन भी कर रहा है, और अब वो एक मैग्नेटिक, एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव भी कर रहा है। तो अब आपको समझ आ गया कि जो हाइड्रोजन है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो देखो भाई कोई भी, देखो द मैग्नेट ऑफ ईच हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, तो इसके भी क्या होंगे, आपका नॉर्थ और क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, नॉर्थ और साउथ पोल होगा। और जो इसका डायरेक्शन है, जो इसका साइज है, ठीक है, जो क्या है, देखो द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच न्यूक्लियस वेक्टर प्रॉपर्टी साइज डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय जो एरो है, ये जो मैग्नेटिक वेक्टर है। तो गाइज ये तो हम लोगों ने समझ लिया, ये तो हम लोगों ने समझ लिया भाई कि हाइड्रोजन एटम का हम लोग क्यों यूज करते हैं, और हाइड्रोजन एटम एक मैग्नेट की तरह किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, इस पूरी वीडियो को एक बार रिवाइज में यहाँ तक कर रहा हूँ। एक्चुअली प्लान तो था, जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, लेकिन आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है गाइस। जितना आराम आराम से मैंने चीजें आप लोगों को समझाई है, जितने डिटेल में जाके चीजें समझाई है, एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, हाइड्रोजन या जो एटम को मैंने कवर किया है
ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने इसे कवर किया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इसलिए टाइम टेकिंग हो गई। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो को जहाँ पे ख़त्म किया, हम लोगों ने वीडियो को ख़त्म किया, मैं आपको यहीं बता देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कन्फ्यूज़न ना रहे। हम लोगों ने हाइड्रोजन न्यूक्लियस तक ख़त्म कर दिया गाइस। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो पूरा ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा, क्योंकि अब इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है, अब इतनी डिटेल्ड चीज़ें हैं, बट ठीक है, कोशिश करेंगे कि लास्ट हम इसको कंप्लीटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लें। ठीक है, कंप्लीटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने का प्लान रहेगा। 1% अगर नहीं होता है तो ये हम लोग पल्स टाइमिंग पैरामीटर्स ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें चीज़ें डिटेल्ड में चाहिए होती है। बाकी हम पूरा का पूरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इसे कवर कर जाएंगे गाइस। तो एक बारी मैं रिपीट हम लोग इसे रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लग गई हो तो भाई फॉलो और सब्सक्राइब करने को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके काम की चीज़ आपको जरूर बता देता हूँ। ये सारे नोट्स, कंप्लीट नोट्स, इस वीडियो के कंप्लीट नोट्स, ठीक है, इस वीडियो के कंप्लीट नोट्स आपको अभी मैं जैसे इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ये अपलोड हो जाएगी, आप लोग देख रहे हो, तो इट मीन्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, इंस्टा पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन करना है। वहाँ पे वीडियो के पीडीएफ पड़ा हुआ होगा लिंक के साथ, ठीक है, टेलीग्राम के अंदर। तो बेसिकली एमआरआई के अंदर हम लोगों ने आज समझा कि हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट का यूज करते हैं, रेजोनेंस कराते हैं, इमेज क्रिएट कराते हैं। ये रहा मैग्नेट। ये हमने जो एटम के बारे में पढ़ा उसे हम लोग रेजोनेंस करते हैं, यानी कि उसकी एनर्जी को एक्साइट करते हैं, बढ़ाते हैं, और उससे सिग्नल्स लेके हम लोग इमेजेस क्रिएट करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है, ऑर्बिट के आसपास भी घूमता है, और उसके बाद आपका न्यूक्लियस के अंदर नेट स्पिन भी होता है, जो कि क्या करता है, न्यूक्लियस अपना स्पिन करता रहता है। तीन तरीके के हम लोगों ने स्पिन के बारे में बात कर ली अभी ऊपर। अब हम लोगों ने एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई की बात भी कर ली कि एमआरआई के लिए कौन से न्यूक्लियाई एक्टिव होंगे, जिनके पास क्या होगा, स्पिनिंग मोशन होगा। तो स्पिन किसके पास होगा, जिसका ऑड मास नंबर होगा। ऑड मास नंबर होगा तो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, स्पिन होगा, स्पिन होगा तो वो एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होगा। क्यों, क्योंकि एक चार्ज और स्पिन जो मोशन कर रहा है वो क्या करता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक चुंबक की तरह बिहेव करता है, इसलिए वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होगा। तो वो क्या होगा, एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होगा। एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई बहुत सारे हैं, बट हम लोग इसमें से चूज करेंगे केवल हाइड्रोजन को। क्यों चूज करेंगे हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन के भी आइसोटोप को, प्रोटियम को चूज, हम प्रोटियम को हम इसके अंदर चूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ये हमारी बॉडी में एबंडेंट होता है, 70% वाटर होता है, 70% वाटर के अंदर H2O पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक छोटे टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। प्रोटॉन जो इसके अंदर होता है सॉलिटरी मूवमेंट देता है इसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने की। ठीक है, तो भाई इतने सारे रीजन मैंने आपको दे दिए हैं। बाकी देखो स्मॉल मैग्नेट की तरह काम करता है। बाकी ये नोट्स आपको पढ़ने हैं तो ये आपको उधर मिल जाएंगे। अब हम इसके बाद कल जो कंटिन्यू करेंगे, अलाइनमेंट, ठीक है, प्रिसेशन, लार्मर लार्मर इक्वेशन, ठीक है, रेजोनेंस, एनर्जी अब्जॉर्प्शन, फेस कोहेरेंस, एमआर सिग्नल, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है आपको सबको पता है। थैंक यू गाइस।